Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So the last class we were discussing about properties of concrete. Properties of concrete में हमने पहली property complete कर ली थी. The first of the property we have completed, which is termed as workability. तो हमने concrete की workability को complete कर लिया था. Workability of the concrete is completed. So we'll enter into the second property. आज दूसरी प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे. कल सारे एस्पेक्ट बता देते आपको वर्कबिलिटी के. वर्कबिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्कबिलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है और वर्कबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं. खूब सारे टेस्ट बताए थे आपको, मेरे ख्याल से 5 या 6 टेस्ट बता दिए थे आपको वर्कबिलिटी को मेजर करने के लिए. तो उसी में कंटिन्यू करेंगे आज. विल रेफर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट. द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट इज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. The next of the property of the concrete is strength of concrete. Now, what is being termed as strength? Strength का मतलब होता है ability of the concrete to resist gradual load. तो मैं बात करूंगा strength की, इसका मतलब क्या है? Ability to resist gradual load. तो अगर आप concrete के सैंपल के ऊपर gradual load अप्लाई करो, हमारा concrete उसको कितने अच्छी तरीके से resist कर पाता है, इसको हम बोल देंगे strength. अभी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है. वो एक ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ की, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होगी. रीजन बीइंग, अगर मैं कंक्रीट को यूज कर रहा हूं तो कंप्रेशन रेजिस्ट करने के लिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत ही कम होती है. इनफैक्ट जब मैं कंक्रीट को यूज करता भी हूं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नेग्लेक्ट कर देता हूं. इन डिजाइनिंग वी डोंट कंसीडर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इतनी कम होती है. हाउएवर वी विल टॉक अबाउट बोथ, दोनों की बात करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे. तो डिस्कशन हम दोनों पैरामीटर की कर देंगे, कंप्रेसिव की भी और टेंसाइल की भी. क्लियर चीज. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्ट्रेंथ किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है. जैसे हमने वर्कबिलिटी की बात करी थी, वैसे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की. n नंबर ऑफ पैरामीटर्स आई हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ. खूब सारे पैरामीटर मैंने आपको बता दिए जो स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनके बारे में दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस नाम लिखूंगा मैं उनके. जैसे एग्जांपल, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है शेप ऑफ एग्रीगेट के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द एग्रीगेट. कैसे? हाउ डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द एग्रीगेट. कौन से एग्रीगेट आपको स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बना के देंगे? कौन से एग्रीगेट आपको स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बना के देंगे? एंगुलर एग्रीगेट. इट डिपेंड्स अपॉन टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट. इट डिपेंड्स अपॉन एडमिक्सचर. इट डिपेंड्स अपॉन कॉम्पैक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन क्यूरिंग. अब ये सारे फैक्टर तो मैंने आपको बता रखे हैं. ऑल दीज फैक्टर्स आई हैव डिस्कस्ड, आई विल नॉट बी रिपीटिंग देम अगेन. इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं. ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ये सारी बातें कर रखी है हमने. तो जो फैक्टर नए हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को, उसकी डिस्कशन करेंगे आज. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल जरूर निकल के आता है. यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस. और हो सकता है ये सारी चीजें नहीं हो आपके लिए. देयर मे बी ए केस कि जो भी डिस्कशन हो आज वो नया हो. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम बोल सकते हैं क्या? वी कैन से इट इज द एबिलिटी. It is the ability of the concrete to resist. It is the ability of the concrete to resist gradual loading. Ability of the concrete to resist gradual loading. Clear? चलिए, next point of reference. Next point says it depends on following factors. It depends on following factors. अब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है. पहला था हमारा शेप था ना. So we'll say first shape of aggregate. तो shape of aggregates. दूसरा, it depends on texture of aggregates. तो ये डिपेंड कर जाएगा एग्रीगेट के टेक्सचर के ऊपर. तीसरा, it depends on grading of aggregates. चौथा, it depends upon size of aggregate.
पांचवा है डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। यहां तक सारे फैक्टर पीछे बता रखे हैं आपको मैंने। आई हैव डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर की डिस्कशन कर रखी है हमने। सो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट कल भी किया था हमने, कल या परसों पता नहीं कब किया था। नेक्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन। ये डिपेंड कर जाएगा डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन के ऊपर। ये डिपेंड कर जाएगा, 6 है ना, तो ये 7वां। नेक्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन extent of curing. It depends upon extent of curing. कितनी ज्यादा क्यूरिंग हमने कर रखी है। सो डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ क्यूरिंग। नेक्स्ट 7 हो गए। एड स्लाइड। 8 इट डिपेंड्स अपॉन यूज ऑफ एडमिक्सचर। सो इट डिपेंड्स अपॉन यूज ऑफ एडमिक्सचर। अब ये सारे पैरामीटर मैंने पहले डिस्कस कर रखे हैं, सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग देम अगेन। ऑल दीज फैक्टर्स आर बीइंग डिस्कस इन डिटेल। सारे के सारे लाइन के साथ डिटेल में डिस्कस किए हुए हमने। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल कंटिन्यू, विल टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स आल्सो। अब और फैक्टर आए, तो अगला फैक्टर आया। नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज वाटर सीमेंट रेशियो। सो नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज वाटर सीमेंट रेशियो। कैसे वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है वो पूरा डिस्कस करना है हमें। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट। जो स्ट्रेंथ है हमारे कंक्रीट की, वो डिपेंड कर जाएगी सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट डिपेंड्स अपॉन द डाइल्यूशन ऑफ द पेस्ट, कि हमारी पेस्ट कितनी डाइल्यूटेड है। तो इसको डिस्कस किया था पीछे हमने। अगर आप पानी ज्यादा डाल दोगे तो डाइल्यूशन क्या कर जाएगी? आप डाइल्यूशन ज्यादा कर दोगे, अगर आप पानी ज्यादा डाल दोगे तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ जाएगी, आपको स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्लियर है? उसी तरीके से अगर डाइल्यूशन कम हुआ, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, तो पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी? पेस्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द पेस्ट विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन दी वाटर सीमेंट रेशियो। ये डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर। या आप बोल सकते हो ये डिपेंड कर जाती है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट के ऊपर। और जो सीमेंट की पेस्ट है वो मिक्सचर होता है किसका? पानी और सीमेंट का। इट डिपेंड्स अपॉन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सीमेंट। क्लियर चीज? नेक्स्ट, सीमेंट की पेस्ट में आपको हवा भी मिलेगी। इन सीमेंट पेस्ट यू विल ऑलवेज बी गेटिंग एयर ऑल्सो। तो उसका भी रोल होता है, बट उसके रोल को भी यहाँ पे समझ नहीं रहे हम सिर्फ पानी और सीमेंट की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाटर एंड सीमेंट। क्लियर चीज? तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा रखा तो सीमेंट की पेस्ट हो गई डाइल्यूट। एक्स्ट्रा वाटर कहाँ जाके ऑक्यूपाई हो जाएगा? एक्स्ट्रा वाटर जाके ऑक्यूपाई हो जाएगा हमारे वॉइड्स के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वेपराइज होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो कम रखा, हाइड्रेशन ही पूरी नहीं होगी। हाइड्रेशन विल नॉट बी कंप्लीट। फिर से स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। अगेन दी स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी लेस। मेंशन कर दो ये सारे पॉइंट्स। सो वी कैन से strength of the concrete we can say strength of concrete primarily depends the strength of the concrete primarily depends upon strength of cement paste, upon strength of cement paste, upon strength of cement paste. And strength of the cement paste depends upon what? And strength of the cement paste depends upon the and strength of the cement paste depends upon the dilution of paste. Depends on the dilution of the paste.
depends upon the dilution of the paste. Next point of reference, एक relation बता देता हूँ. We can say strength of paste increases with cement content. पेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी सीमेंट कंटेंट के साथ, एंड डिक्रीजेस विद एयर एंड वाटर कंटेंट. And decreases with air and water content. तो यहां तक की तो जानकारी मैंने आपको बता दी थी. तो जो भी पॉइंट डिस्कस किए वो सारे मेंशन कर दिए. नोट करो, आगे बढ़े फिर. डन. नेक्स्ट, अब क्या रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकली लिख देते हैं. रिलेशन दी थी एब्राहम्स ने. सो विल से एज पर डफ एब्राहम्स लॉ. So as per Duff, Abrahams, strength of concrete is given by so strength of concrete is equal to A upon B raised to the power x. ये Duff Abrahams law है. Whereas stands for what? Whereas stands for strength. तो strength of the concrete दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़े तो मैंने यहीं पे लिख दिया. Strength of the concrete S is given by A और B कांस्टेंट है यहाँ पे. So A and B are कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा सवाल में, नहीं देगा आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए. 96 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और बी भी हमारा कांस्टेंट है. बी इज आल्सो कांस्टेंट. बी की वैल्यू है 7. और एक्स क्या है? एक्स है हमारी वाटर सीमेंट रेशियो. ध्यान रखना पर कैसे है? बाय वॉल्यूम. ये पहला और आखिरी एप्लीकेशन है जहां पे वाटर सीमेंट रेशियो बाय वॉल्यूम मिलेगी आपको, जबकि हमने पीछे डिस्कस कर रखा है वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा बाय मास चलती है. We have talked about this. Water cement ratio will always be by mass. ये एक डफ एब्राहम्स लॉ है जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो कैसे डालनी पड़ती है? बाय वॉल्यूम डालनी पड़ती है. तो ये हमारा एब्राहम्स लॉ है, चेक कर लो. तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर क्या कर जाएगा? If water cement ratio is more, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगी. डिनोमिनेटर बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा डिनोमिनेटर. अब इसका मतलब या तो डिनोमिनेटर नहीं पता कि क्या होता है. तो अगर x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती चली जाएगी. स्ट्रेंथ विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. तो इनवर्स रिलेशनशिप है वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ के बीच में. जितनी ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो उतनी कम स्ट्रेंथ. ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कंसेप्ट आपको ऊपर बता दिया था. कंसेप्ट आप डिस्कस अबाउट. ये जो कांस्टेंट है दोनों ए और बी 28 दिन पे निकाले जाते हैं. बोथ द कांस्टेंट्स आर कंप्यूटेड एट द एज ऑफ 28 डेज. उसको मेंशन कर देता हूं. सो विल से both the constants A comma B are found for 28 days. इसका मतलब ये जो लॉ है कौन से डे की स्ट्रेंथ के लिए एप्लीकेबल है? 28वें दिन की स्ट्रेंथ बताता है बस, और कुछ नहीं बताएगा. ये ड्रॉबैक है इसकी. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 28 डे.
नोट कर लिया सबने? नाउ अब ऊपर हमने एक और फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया था, एयर कंटेंट को। डफ एब्राम्स लॉ स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहा है सिर्फ किसके साथ? वाटर सीमेंट रेशियो के साथ, जबकि स्ट्रेंथ और किस पे डिपेंडेंट है? कहाँ गई हवा? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एयर कंटेंट। उसको ये इंक्लूड नहीं करता। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है? इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है? कम है। पहले के टाइम पे और कुछ नहीं था, इसी को यूज करते रहते थे। तो कहने का मतलब है ये कोई लॉ नहीं है, ये रूल है बस। इसको आप लॉ नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, रूल जरूर बता सकते हो, दोनों में रिलेशनशिप है कि भैया वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इट डजंट मीन स्ट्रेंथ ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस। स्ट्रेंथ और भी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो आज के टाइम पे हम आगे ये बोल रहे हैं कि भैया ये कोई लॉ नहीं है, ये रूल है। पहले के टाइम पे उसको लॉ की तरह चला देते थे। नोट कर लिया? चले आगे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम ये बोल सकते हैं। सो नोट, नोट बोल रहा है strength of the concrete, strength of the concrete is also related to, strength of the concrete is also related to water cement ratio as, ये डफ एब्राम्स लॉ के आने से पहले यूज करते थे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज आल्सो रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो एस। कई बार ये भी पूछ लेगा, तो एब्राम्स लॉ से पहले इसी को यूज करते थे। नोटेशंस वही चलेंगे। एस का मतलब मैं वापस दोबारा नहीं मेंशन करूंगा। एस का मतलब क्या है हमारा? स्ट्रेंथ ही है। तो एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ ओनली। सो स्ट्रेंथ is equal to C upon C plus E plus A का होल स्क्वायर। एक डब्बा बनाया जाए इसके ऊपर, एक डब्बा बना दो इसके ऊपर भी। तो स्ट्रेंथ को हम रिलेट कर सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर आल्सो। तो एस का तो मतलब स्ट्रेंथ ही है। सी ई ए की बात कर लेते हैं। सी ई ए इज वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वाटर एंड एयर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर में मैंने ये लिखा है उसी ऑर्डर में ये बात वैलिड है। सी को वॉल्यूम ऑफ वाटर मत बना देना। सी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, पहले ये लिखा तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, बाद में ये लिखा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, लास्ट में लिखा तो वॉल्यूम ऑफ एयर। और के हमारी कांस्टेंट है। के इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें इस रिलेशनशिप में तो एयर भी इन्वॉल्व है। तो अगर हवा ज्यादा हुई स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? अगर हवा ज्यादा हुई कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। So if air is more, strength will come out to be less. If water is more, then also the strength will come out to be less. तभी आपको स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। पर अगर सीमेंट ज्यादा है तो आपको स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर। नोट कर लिया सबने? सो बोथ दीज रिलेशनशिप आर अवेलेबल टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये दोनों रिलेशनशिप अवेलेबल है कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। इसमें एक जानकारी और दे देता हूँ। वन मोर इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू। ए बी कांस्टेंट है, ये है क्या? ये है। भांग खाए हुए आते हैं सब तो यहाँ पे। भाई मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ या जिसके बारे में लिख नहीं रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ साफ साफ। मतलब मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई चीज बचती नहीं है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी बातें।
रिलेशनशिप। भाई कोई वैल्यू नहीं है के की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ऐसा तो नहीं के की वैल्यू छुपा के रखूंगा जेब में मैं अपने पास। तो अगर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती के की बता देता भाई, तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है के की। तो जितना बताने के लिए होता है खुद अपनी तरफ से बता देता हूं मैं। नहीं बता रहा हूं उसका मतलब नहीं है कुछ भी वहां पे, आपके दिमाग में आया बस ऐसा। अब तो 3-4 वेरिएबल इंक्लूड करने हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कितनी बार बोला भाई चुपचाप बैठ के बस सुनते रहो, जो बताया जा रहा है चुपचाप बैठ के सुनते रहो। जो बताया जा रहा है ना वो भी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 100 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद वाटर सीमेंट रेशियो। ये वेरिएशन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वाटर सीमेंट रेशियो के साथ, प्रोवाइडेड कॉम्पैक्शन फुल हो। सो फुल्ली कॉम्पैक्टेड, ये डायरेक्टली कोड में मेंशन्ड है। वो मेरे को टाइम नहीं मिला कोड से कर्व निकालने का, नहीं तो मैं कोड से कर्व निकाल के आपको दे देता। तो डायरेक्टली मेंशन्ड है, वहां पे भी चेक कर सकते हो आप, स्पेशल पब्लिकेशन के अंदर मिल जाएगी ये कर्व। तो अगर कर्व मेरी फुली कॉम्पैक्टेड है, वाटर सीमेंट रेशियो के बढ़ने के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो रही है, जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रही है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कम होती जा रही है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिड्यूसिंग। सो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगली जानकारी देनी है। ये तो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कर्व है हमारी, दिस इज अवर फुल्ली कॉम्पैक्टेड कर्व। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, अगर आप कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं करोगे, इफ यू नॉट कैरी आउट द कॉम्पैक्शन प्रॉपरली, तो आपको वेरिएशन ये मिलेगी। कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, हवा है अंदर, दिस इज द कर्व दैट विल बी ऑब्टेन्ड। जस्ट उल्टी वेरिएशन है। So this is insufficient compacted concrete। अरे यार पूरा मिट गया। इनसफिशिएंटली बोल दो, इनसफिशिएंटली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अगर कंक्रीट की कॉम्पैक्शन आपने प्रॉपरली नहीं करी, इसका मतलब एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो अब जब मैं पानी बढ़ाता जाऊंगा, ये पानी किसको रिप्लेस करेगा। अब जब मैं पानी बढ़ाता जा रहा हूं, ये पानी
insufficient compacted concrete, अरे यार पूरा मिट गया, insufficiently बोल दो, insufficiently compacted concrete। अगर कंक्रीट की कॉम्पैक्शन आपने प्रॉपरली नहीं करी, इसका मतलब एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो अब जब मैं पानी बढ़ाता जाऊंगा, ये पानी किसको रिप्लेस करेगा? अब जब मैं पानी बढ़ाता जा रहा हूं, ये पानी किसको रिप्लेस कर रहा है? एयर को रिप्लेस कर रहा है। वो सेम पीछे वाला कंसेप्ट, पेस्ट वाला। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या कर रही है? तो आपकी स्ट्रेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो देख लो, स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। तो ये वेरिएबल भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर मैंने, दिस वेरिएबल इज आल्सो इंक्लूडेड। तो नीली वाली कर्व फुली कॉम्पैक्टेड कर्व, लाल वाली कर्व इनसफिशिएंट कॉम्पैक्टेड कर्व। लाल वाली कर्व पीली वाली कर्व पे आके मिल गई, यानी कॉम्पैक्शन आपकी पूरी हो गई, कंप्लीट कॉम्पैक्शन यू हैव डन। क्लियर? उसके बाद तो फिर हमारी पीली वाली कर्व चलने लग जाएगी। तो दो वेरिएबल आए। अब दो वेरिएबल, इसमें एक और वेरिएबल इंक्लूड कर रहा हूं, एक और वेरिएबल इंक्लूड कर रहा हूं। ये कॉम्पैक्शन आपने करी हाथ से, दिस कॉम्पैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड, हैंड कॉम्पैक्शन। यही कॉम्पैक्शन हम कर सकते हैं मैकेनिकली। कॉम्पैक्शन करने के सारे तरीके बताए हैं आपको। अब ये कॉम्पैक्शन करी मैंने विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर, तो कॉम्पैक्शन डन विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। कम से कम 1000 बार बता दिया होगा, जब भी कंपैरिजन करेंगे बेस सेम बना के चलेंगे, वील ऑलवेज कीप द बेस टू बी सेम। जब मैंने इन दोनों कर्व को कंपेयर किया, मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को कंपेयर कर रहा हूं। यहां पार्शियली कॉम्पैक्टेड, यहां पे फुल्ली कॉम्पैक्टेड। जब मैं इन दोनों कर्व को कंपेयर कर रहा हूं, ये दोनों की दोनों कर्व कैसी हैं? ये दोनों की दोनों कर्व इनसफिशिएंटली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की है, दोनों में कॉम्पैक्शन पूरा नहीं है। तो इसका मतलब कॉम्पैक्शन मैंने कांस्टेंट रखी, पर किसको वेरी करा दिया? मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन को। ऊपर वाली कर्व में कॉम्पैक्शन वाइब्रेशन से की है, नीचे वाली हैंड कॉम्पैक्शन से की। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वाइब्रेशन से कॉम्पैक्शन करोगे, आपको कॉम्पैक्शन कंपैरेटिवली बेटर मिलेगी या पुअर मिलेगी? अगर आप वाइब्रेटर की मदद से कॉम्पैक्शन करोगे तो कॉम्पैक्शन क्या मिलेगी? बेटर मिलेगी। तो चेक करो, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे स्ट्रेंथ किस पे ज्यादा है? तो चेक करके देख लो, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे मेरे को स्ट्रेंथ ज्यादा किस पे मिल रही है? तो इफ आई कीप दी वाटर सीमेंट रेशियो सेम, एग्जांपल ले लिया मैंने, वन एग्जांपल आई हैव टेकन, तो वाटर सीमेंट रेशियो सेम रखा मैंने, सो आई कीप दी वाटर सीमेंट रेशियो सेम। तो अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो सेम रख रहा हूं, तो मेरे को स्ट्रेंथ ज्यादा तब मिल रही है जब कॉम्पैक्शन किससे कराई जाए? वाइब्रेटर से कराई जाए इंस्टेड ऑफ व्हाट? हैंड। पर है तो वो भी इनसफिशिएंटली कॉम्पैक्टेड कर्व, तो यानी यहां पर भी स्ट्रेंथ क्या कर रही है? बढ़ रही है। पीली कर्व जाके मिल जाएगा, फिर तो कम होगी वाटर कंटेंट बढ़ने से। तो ये वेरिएशन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वाटर कंटेंट के साथ। अब कम से कम 10-15 सवाल बनते हैं इसमें, कुछ भी उठा के पूछ लेगा, या 4 स्टेटमेंट ही बना के दे देगा इसमें से। ही विल गिव यू 4 स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब क्योंकि ये कर्व कैसे है? नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है। सिंस दिस कर्व इज वेरिंग नॉन यूनिफॉर्मली, कहने का मतलब कोई इक्वेशन नहीं है इसकी, नो इक्वेशन इज इन्वॉल्वड। तो जब मेरे को इंटरपोलेशन करना होगा, दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि आप तो कौन सी इंटरपोलेशन करते हो? हमेशा लीनियर इंटरपोलेशन। आप ये मान लेते हो कि दो पैरामीटर के बीच में वेरिएशन कैसी है? लीनियर है। अजम्पशन होती है वो मेरी लीनियर है थोड़ी लीनियर, देखो इट्स नॉट लीनियर। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, अगर आप देखो वेरिएशन ये निकल के आ रही है, और ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपने इंजीनियरिंग में कम से कम 20-25 बार लगा रखा होगा, एटलीस्ट 20 टाइम्स यू हैव यूज्ड दिस कंसेप्ट। मैं अलग अलग सब्जेक्ट से आपको एग्जांपल निकाल के दे सकता हूँ कि कहां पर एक कंसेप्ट लगाते हैं ताकि वेरिएशन मेरी कैसी आ जाए? लीनियर आ जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये भी आरसीसी कर रहे होगे आप, आरसीसी कर रहे होगे, you must have referred about uh, you must have referred about creep coefficient, you must have referred about creep coefficient with age। अब जब एनालिसिस करोगे, नहीं किया तो देखना जाके, थ्योरी खोलना है इसकी। क्रीप कोफिशिएंट और एज की वेरिएशन वो आपको अरिथमेटिक स्केल पे नहीं बताएगा, he will not give you the variation on arithmetic scale, वो log scale पे डाल देगा। he will substitute age on log scale। क्यों करता है ऐसा? ताकि इन दोनों पैरामीटर के बीच में वेरिएशन लीनियर आ जाए, so that variation between these two parameter comes out to be linear। आपको इंटरपोलेशन करने में आसानी रहेगी। यही कहानी आप सॉइल में लगाते हो,
सेम कंसेप्ट इज यूज्ड इन सॉइल। जब आप निकालते हो व्हेन यू कैलकुलेट प्लास्टिक लिमिट, जब आप प्लास्टिक लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो आप लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हो, व्हेन यू कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट, तब भी यही कंसेप्ट लग रहा होता है। ये कंसेप्ट आपके कंसोलिडेशन में भी लगती है। वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस की जो कर्व बनाते हो वो लॉग स्केल पे डाके बना देते हो, लॉग स्केल पे डालते ही क्या आ जाती है, लीनियर आ जाती है, तो मेरा काम आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान बन जाती है। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे। खूब सारे एग्जांपल दे दिए, बाकी ढूंढते रहना, आपकी इंजीनियरिंग में खूब सारे मिलेंगे ऐसे। तो कहने का मतलब है, बेसिक पॉइंट है, वी हैव टू सिंप्लीफाई अवर एनालिसिस। तो वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तो सीमेंट वाटर रेशियो, तो सीमेंट वाटर रेशियो, सो व्हेन वी सी दिस वेरिएशन इट कम्स आउट टू बी लीनियर, मेरा काम आसान हो गया। तो ये मत बोलना सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो वाटर सीमेंट रेशियो के साथ बढ़ती है, कम होती है, ये बढ़ कैसे रही है? वो देखो नीचे पैरामीटर बदल दिया उसने, नीचे रेशियो किसकी है, सीमेंट और वाटर की है। तो सीमेंट वाटर रेशियो बढ़ेगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये कर्व ज्यादा काम का है हमारे, इंस्टेड ऑफ ऊपर वाला कर्व, क्योंकि ये कर्व हेल्प कराएगा कैलकुलेशन करने के अंदर, ऊपर वाले कर्व में कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे आप। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे। तो ये भी एक फैक्टर था जो स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, वाटर सीमेंट रेशियो। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो आई डिस्कस, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट थे वो सारे बता दिए वाटर सीमेंट रेशियो के। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नंबर क्या था इसका, 9, 10। The next of the factor that controls the strength of the concrete is gel space ratio. The next of the factor which controls the strength of the concrete is gel space ratio. अब कहाँ से आया ये concept gel space ratio का? So we can say validity of the water cement ratio as given by the Abraham is limited. उसकी जो validity है वो limited है, इसलिए वो law नहीं है, वो क्या है, rule है। क्यों उसकी validity limited है? क्योंकि उसने हवा के effect को consider नहीं किया, क्योंकि उसने हवा के effect को consider नहीं किया। दूसरा, वो सिर्फ 28 दिनों की स्ट्रेंथ बताता है। तीसरा, भैया स्ट्रेंथ तो इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, ये लिखे हुए, स्ट्रेंथ तो इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर, देन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर ड्यूरिंग द हाइड्रेशन के ऊपर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स लिखे हुए हमने इसके अंदर। तो ये सारी चीजें तो इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डफ एब्राहम्स लॉ है उसमें ड्रॉबैक है खूब सारी। तो पहले के टाइम पे जब कुछ अवेलेबल नहीं था उसी को यूज कर रहे होते थे, या जब ये जानकारी नहीं थी उसको यूज कर रहे थे। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ रिलेटिंग दी स्ट्रेंथ टू वाटर सीमेंट रेशियो, इट इज मोर करेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, जिसको हम बोलते हैं जेल। तो सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट बनती है CSH जेल। सीमेंट के जो सॉलिड हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, CSH जेल बनाते हैं, टू द स्पेस विच इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ज्यादा एक्यूरेटली आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, जेल के साथ। जेल मतलब जब सॉलिड रिएक्ट करेगा पानी के साथ, और दूसरा स्पेस मतलब कितनी जगह अवेलेबल है इस जेल के बनने के लिए, क्योंकि इस जगह में तो क्या आएगा, पानी भी आ जाएगा, इस जगह में हवा भी आ जाएगी, और कॉम्पेक्शन का इफेक्ट भी आ जाएगा। इसका मतलब अगर स्ट्रेंथ को आप इस पैरामीटर से रिलेट करते हो वो ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट हो पाएगी। तो इसलिए इस पैरामीटर की सिग्निफिकेंस ज्यादा बढ़ जाती है। The significance of this parameter is comparatively more. क्लियर पूरी कहानी? तो नोट कर लो ये सारे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं,
पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं कि वैलिडिटी ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, validity of water cement ratio law is very limited. जो वैलिडिटी है वाटर सीमेंट रेशियो लॉ की वो क्या है, लिमिटेड है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, instead of relating the strength to water cement ratio, instead of relating the strength to water cement ratio, it is more correctly related to the solid products of hydration of cement. Solid products of hydration of cement, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेल. To the space available for its formation. To the space available for its formation. Space available for its formation. तो दूसरी बात ये बताई थी. तीसरा इसको डिफाइन कर देता हूं, जेल स्पेस रेशियो क्या होता है. We can say this ratio is defined as what? We can say this ratio is defined as, ये रेशियो किसका रेशियो है? This ratio is defined as ratio of the volume of hydrated cement paste, to the sum of volume of hydrated cement and of the capillary pores. आ गई एयर इसके अंदर, air is also included. To the sum of the volume of the hydrated cement and of capillary pores. So the ratio is defined as the volume of the hydrated cement paste to the sum of the volume of hydrated cement paste and of capillary pores. तो इस कैपिलरी पोर में कौन कौन आएगा? तो इस कैपिलरी पोर में हवा भी आ जाएगी. This capillary pore will include air also and degree of compaction also. दोनों चीजें included है. Both the things are included. अब ये जो जेल स्पेस रेशियो है, आगे हम किससे रिलेट कर सकते हैं? तो पीछे मुझे वाटर सीमेंट रेशियो आपको डिफाइन करके देने की जरूरत नहीं पड़ी है. पता है पानी क्या होता है, पता है सीमेंट क्या होता है, तो डिफाइन नहीं किया. पीछे बस क्या बता दिया? पीछे ये बता दिया कि स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो से कैसे रिलेटेड है. यहां पर मुझे पहले किस पे मेहनत करनी पड़ी? पहले तो ये बताना पड़ा कि जेल स्पेस रेशियो क्या है. अब जब जेल स्पेस रेशियो को डिफाइन कर दिया, ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट का टू दी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट प्लस कैपिलरी पोर्स. जब ये चीज निकल के आ गई, अब हम बोलेंगे जेल स्पेस रेशियो को किससे रिलेट किया जा सकता है? स्ट्रेंथ से रिलेट किया जा सकता है. तो आगे रिलेट कर देते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट सेज पावर्स एंड ब्राउनयार्ड related the strength of concrete to gel space ratio. ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिलेट कर देता है जेल स्पेस रेशियो के साथ एज फॉलोज. तो क्या रिलेशनशिप है? ये पूछेगा आपसे, आपके एसएससीजे में तो यही पूछेगा, बस और कुछ नहीं है. इससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं. वो बोलेगा रिलेशनशिप बता दो, स्ट्रेंथ कैसे लिंक्ड है जेल स्पेस रेशियो के साथ. तो एस का मतलब तो स्ट्रेंथ है. एक्स क्या है हमारी?
एक्स हमारी जेल स्पेस रेशियो है। जेल स्पेस रेशियो है। इनफैक्ट पीछे सवाल देखे मैंने, कंक्रीट में करा रखे, यूट्यूब पे कराए हैं सवाल। ये पूछा हुआ है 240 क्या है, तो 240 हमारी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, यानी उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। सो 240 रिप्रेजेंट्स intrinsic strength of the concrete. Intrinsic strength of concrete in Newton per mm square. तो ये पूछा हुआ है कि भैया 240 क्या होता है, या कंक्रीट की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहां से स्ट्रेंथ और जेल स्पेस रेशियो में क्या रिलेशनशिप दिख रही है आपको? यहां से स्ट्रेंथ और जेल स्पेस रेशियो में क्या रिलेशनशिप दिख रही है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वेरिएशन किसके साथ? जेल स्पेस रेशियो के साथ। तो जेल स्पेस रेशियो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। पीछे करना, ये लो पीछे कर लो। इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ मतलब पुश्तैनी स्ट्रेंथ, मतलब इनहेरिटेड है वो चीज, उसकी खानदानी चलती आ रही है, मतलब कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगी। और इसका एग्जाम्पल तुमसे बढ़िया कोई बता ही नहीं सकता। परफेक्ट एग्जाम्पल, सवाल भी तुमने परफेक्ट पूछा है। मैं कितना भी बोल दूं तुम्हें कि भैया क्लास जब टॉपिक खत्म होगा उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? उंगली करने की है ना, तो वो कुछ भी, मेरे को भी पता है ये चीज, तो वो आएगी आएगी बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए तुम्हारे, तो उसको नहीं बदला जा सकता, वो डीएनए के अंदर ही है उसके। तो ये कंक्रीट की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है? नेक्स्ट पीछे वाटर सीमेंट रेशियो का एक ड्रॉबैक बताया था, वाटर सीमेंट रेशियो का नहीं, डफ इब्राहिम लॉ का एक ड्रॉबैक बताया था कि वो हमें स्ट्रेंथ कौन से दिन की बताता है? वो हमें स्ट्रेंथ बताता है 28वें दिन की, पर ये रिलेशनशिप वैलिड है कब? किसी भी एज पे। इसका मतलब ये रिलेशनशिप किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लिख सकते हैं, सो वी कैन से दिस रिलेशनशिप, एक मिनट कलर चेंज हो गया, विल से दिस relationship is independent of the age of concrete. एज ऑफ कंक्रीट, ये रिलेशनशिप कंक्रीट की एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। क्लियर चीज? नेक्स्ट भैया, जेल स्पेस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? पीछे तो स्ट्रेंथ बताया, अब जेल स्पेस रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट सेज जेल स्पेस रेशियो at any age and for any fraction, and for any fraction of hydration, any fraction of hydration of cement is given by, is given by।
तो जेल स्पेस रेशियो की वैल्यू कितनी है? तो जेल स्पेस रेशियो कितना होता है? तो जेल टू दी स्पेस रेशियो इज इक्वल टू 0.6571 C into alpha, 0.6571 C into alpha divide by 0.319 C into alpha प्लस W नॉट। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसको डिराइव भी करके दे सकता हूं, पर सेंसलेस बात है डिराइव करके देने का, तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट ही बता दिया। डायरेक्टली द रिजल्ट इज बीइंग गिवन टू यू। अब इसमें देखो पैरामीटर कितने हैं? 3 पैरामीटर इन्वॉल्व है। अब तीनों पैरामीटर का मतलब पता होना चाहिए। पहला पैरामीटर सी, सी इज वेट ऑफ सीमेंट इन ग्राम्स। तो सी क्या है यहाँ पे? सीमेंट की वेट है किसके अंदर? ग्राम के अंदर। चलो ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यू नॉट इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर। W naught is the volume of mixing water in what? In ml. Alpha is fraction of cement hydrated. अगर सीमेंट पूरा हाइड्रेट हो चुका है, 100% हाइड्रेशन हुई है, अल्फा की वैल्यू कितनी चढ़ा दोगे? अगर हमारा सीमेंट पूरा हाइड्रेट हो चुका है, अल्फा की वैल्यू कितनी चढ़ा दोगे उसमें? 1 चढ़ा देंगे, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। लो पीछे से नोट कर लो, नहीं नोट किया था ना। चले आगे। रिपीट करना है इस पर कुछ भी? नहीं, तो इसको अप्लाई करके बताओ। इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। जेल स्पेस रेशियो है एक, तो वो निकाल सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा
रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी नहीं, तो इसको अप्लाई करके बताओ। इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। जेल स्पेस रेशियो है एक, तो वो निकाल सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा हम स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो दो पैरामीटर है, दो चीजें कैलकुलेट करो लो। सो प्रॉब्लम कैलकुलेट दी। Calculate the gel to the space ratio, gel to the space ratio and theoretical strength, theoretical strength of the sample, theoretical strength of the sample of concrete, theoretical strength of sample of concrete made with 400 grams of cement, 400 grams of cement with water cement ratio of 0.5, water cement ratio of 0.5 on full hydration, on full hydration and at 75% hydration, and at 75% hydration। कैलकुलेट कीजिए। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। कर्व का ओरिजिन जीरो नहीं है, फिर क्या है? मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगा। जेल स्पेस रेशियो जीरो है तो स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगी। एक्स जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता जीरो? दूसरा, ये देखो सवाल में भी लिखा हुआ है। कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं? देखो सवाल में भी लिखा हुआ है, इसलिए सारे सवाल भी प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ की बात चल रही है। 0.8 सबका ही आ रहा है। एक्सप्रेशन में वैल्यू तो डालनी है, वैल्यू डाल के आंसर निकाल के देना है। पॉइंट सिक्स वन, इसमें भी कॉमन आंसर नहीं है। 0.8 सबका आ रहा है, 0.8 सबका पहले वाले का सॉल्व करके दिखाना है किसी के लिए। सॉल्व करके दिखाना है ये भी। कर दो। लो भैया कर दो। दूसरे केस में क्या आया? 72। और किसी का आ रहा है 72? दूसरे का तो 0.67 बता रही है।
दूसरे का तो 0.67 बता रहा है, 0.66, इतनी कम स्ट्रेंथ। मुझे तो नहीं लग रहा है इतनी कम स्ट्रेंथ आएगी। चलो जो भी है हो गया, आगे करते हैं। तो पहला पार्ट सवाल का, जेल टू दी स्पेस रेशियो 0.6571 इंटू सी। सी इज व्हाट? सीमेंट का वेट इन ग्राम्स, सीमेंट का वेट इन ग्राम्स, डिवाइड बाय व्हाट? अल्फा 1, 0.319 सी अल्फा, 0.319 सी इंटू अल्फा, प्लस पानी, पानी का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम, पानी का वेट कितना है? 50% ऑफ दिस। तो पानी का वेट तो हो गया 200 ग्राम, 200 ग्राम पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 200 ग्राम पानी का डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी, डेंसिटी से क्या कर दिया? नहीं, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। तो डेंसिटी से किया डिवाइड 1, तो वॉल्यूम आ गया एमएल के अंदर, 1 ग्राम पर एमएल। कितनी आ रही है जेल स्पेस रेशियो में? व्हाट इज जेल स्पेस रेशियो कमिंग आउट? 0.8, 0.8। तो स्ट्रेंथ कितनी हुई है? 240 इंटू 0.8 का होल क्यूब, so 123.8 MPa. Second part of the problem, gel space ratio 0.6571 सीमेंट अल्फा, 75% डिहाइड्रेशन हुई है, डिवाइड बाय 0.319 इंटू 400 इंटू 0.75 प्लस पानी का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम कितनी वैल्यू आ रही है ये? 0.6। तो स्ट्रेंथ 0.57 आ रही है, 0.6 आ रही है, 0.66 आ रही है, तो 0.667, तो 0.667 की पावर होल क्यूब। 72, 72 MPa। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल मिल जाएंगे आपको। पॉइंट सिक्स आ रहा है तो 0.6 लिख दो, जिसका जो आ रहा है वो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है आंसर से? जिसका जो आंसर आ रहा है वो सही है, लिख दो, सब सही है। डन, चलो हो गया, बाकी अब कल करते हैं, फिर रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो।